फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम आपके लिए फिजिक्स के टॉपिक लेकर आएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे एयरफोर्स और नेवी के लिए। और हर लेसन ख़त्म होने के बाद हम आपको बढ़िया से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराएंगे जो एयरफोर्स और नेवी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको कंटेंट अच्छा लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक अपना है ग्रेविटेशन का, ठीक है, ग्रेविटेशनल का, गुरुत्वाकर्षण का। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले इसमें सिर्फ मेन हम पढ़ाएंगे। इसमें ये पूरा नहीं पढ़ाएंगे। ये बुक ये है बहुत बढ़िया, एररलेस फिजिक्स है। ये इतनी बढ़िया बुक मिली है, इसका कंटेंट इतना अच्छा है जो एयरफोर्स नेवी के लिए एकदम बेस्ट है ये बुक, ये मान लीजिए। वैसे तो ये आईआईटी जेई के लिए है, जेई मेंस के लिए, लेकिन आप इसमें हम आपको वही पढ़ाएंगे जो एयरफोर्स और नेवी के लिए अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और थ्योरी तो वही होती है सभी में, तो थ्योरी वही पढ़ेंगे, और जो नहीं पढ़ना है, थ्योरी में भी नहीं पढ़ना है, वो भी छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का पहला नियम, मतलब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इनके इस नियम से ये लास्ट सीधा नियम बन के आया, फॉर्मूला बन के आया, F=G m1m2/r², ठीक है। ये इनका फॉर्मूला बन के आया, जो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, ये आप नोट कर लीजिए। आपको जो नोट करना है वो नोट कर लेना, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। नोट्स ना बनाओ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे आप नोट्स ज़रूर बना लेना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें जो इनका न्यूटन का थर्ड नियम है, इसी में लगता है। जो पहला पिंड दूसरे पिंड पर जो आकर्षण बल लगाता है, ठीक है, और जो दूसरा पिंड पहले पर आकर्षण बल लगाता है, उसके अनुसार ये जो पिंड ये है F12, ये इस पर लगाएगा बल, ठीक है। ये सॉरी, एक मिनट दोस्तों, देखिए ये वाला पिंड इस पर बल लगाएगा F12, ठीक है। ये वाला पिंड इस पर बल लगाएगा। तो ये देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया यहाँ पर। ये भी वाला पिंड इस पर आकर्षण बल लगा रहा है, ये वाला भी अपने ओर मतलब आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तृतीय नियम लागू होता है, जिसे सदिश वेक्टर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। F12 = -F21 वेक्टर, इसमें तृतीय नियम लगता है, ठीक है। और जी अपना तो मालूम ही होगा आपको कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू कमेंट में आप बताना इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखते हैं आप लोगों को कितना आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका विमीय सूत्र जो होता है, इसका विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, देखो। F= क्या होता है, G m1m2/r², ये होता है। तो G का क्या हो गया रोल, G=F(r²)/m1m2, लिख नहीं पाया पूरे में, ठीक है, m1m2। तो अब इसमें देखिए F का क्या होता है, mLt-2 और इंटू r², इसका हो गया L2, ठीक है। और नीचे अपॉन m1 इंटू m2 है, तो उसका हो गया m2, ठीक है। तो अब m2 ऊपर जाएगा तो m-1 का हो जाएगा, और ये L3 हो जाएगा, ये T-2 हो जाएगा। तो इसका सीधा क्या विमीय सूत्र क्या बन के आया, m-1 L3 T-2, इसका ये
विमीय सूत्र है। तो इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना। m-1 L3T-2, ठीक है। जी का मान पिंडों की प्रकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता है। इसमें ये जी का मान जो है पिंडों की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी पिंड हो, कितना भारी हो, हल्का हो, कहीं का भी, मतलब कैसा भी पिंड हो, तो जी का मान कांस्टेंट रहता है। सार्वत्रिक नियतांक है ये, ठीक है, ये सभी जगह सेम रहता है। अगला देखते हैं, अगला कुछ। जी का मान पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर भी निर्भर नहीं करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे ये दो पिंड हैं, ठीक है, ये दो पिंड हैं, अभी इनके बीच में मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। अगर इनके 5 न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब जी का मान, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बीच में कोई यहाँ पर पिंड रख दिया जाए यहाँ पर, तो जी के मान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जी का मान अत्यंत सूक्ष्म होता है, 6.67 × 10⁻11 होता है, ठीक है, -11। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल प्रकृति का बल है, ठीक है। और जब तक कि एक बहुत बड़ा पिंड इस पर बल, मतलब दोनों में से कोई एक बहुत बड़ा पिंड ना हो, तब तक ये दुर्बल प्रकृति का है। अगर कोई एकदम बड़ा आ गया, बहुत ज़्यादा कोई पिंड आ गया बड़ा, जैसे एक ग्रह आ गया और एक आदमी हो गया कोई, तो उनके बीच में ज़्यादा बल हो जाएगा, फिर ये दुर्बल प्रकृति का नहीं रहेगा। कंडीशन लगी है इसमें कि जब तक कि एक या अथवा दोनों पिंड बहुत बड़ा ना हो, ठीक है, जब तक उसमें से कोई एक पिंड बड़े ना हो, कोई उनमें से एक भी पिंड बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर ये दुर्बल प्रकृति का बल नहीं रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं, चलिए हम पढ़ते हैं। यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि वैद्युत व चुंबकीय बलों की प्रकृति आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों हो सकती हैं। ये आप लोगों ने जब वैद्युत वाला चैप्टर पढ़ा होगा, अब तक पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब हो जाएगा। इससे क्या है, जो द्रव्यमान होता है वो तो पॉजिटिव ही रहता है, उस पर तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रहता है, ना पॉजिटिव वैसा कोई, ये तो फिक्स रहता है। लेकिन बट चार्ज क्या होता है, चार्ज और चुंबकीय ध्रुव होते हैं। चुंबकीय ध्रुव एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ऐसे ही चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच ये आकर्षण बल लगता है, वैद्युत बल, और पॉजिटिव प्रतिकर्षण रिपल्सन हो जाता है, नेगेटिव भी रिपल्सन हो जाता है, और माइनस और पॉजिटिव ये भी आकर्षण अट्रैक्शन होता है। ऐसे ही उसमें वैद्युत चुम्बकीय में होता है। तो वही उसने बताया कि इसमें ये सदैव आकर्षण प्रकृति का बल है। गुरुत्वाकर्षण ये आप याद रख लीजिए, आकर्षण प्रकृति का बल है। और जो वैद्युत और चुम्बकीय बल हैं वो दोनों प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों अपना रखते हैं बल, ठीक है। यह पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि वैद्युत व चुंबकीय बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। क्योंकि इनके बीच में अगर कोई माध्यम रख दिया जाए, जैसे परावैद्युतांक रख दिया जाता है तो चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे इसमें कोई चेंज नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। यह दूरी की एक बड़ी परास के लिए सत्य है, अर्थात यह अंतर्ग्रहित दूरियों से अंतराळविक दूरियों तक कार्य करता है। यह बहुत बड़ी परास की दूरियों के लिए मतलब कि अप्लाई होता है, जो बहुत दूर, जैसे ग्रह है और पृथ्वी है, पृथ्वी से कोई जगह उसका मतलब कि वो निकाला जाए, अट्रैक्शन फोर्स या कुछ निकाला जाए। तो आगे देखते हैं। यह एक केंद्रीय बल है, अर्थात पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह एक केंद्रीय बल है, ठीक है, केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल को संरक्षी बल भी कहते हैं, ठीक है। अपना घर्षण ये केंद्रीय बल नहीं है, इससे ये असंरक्षी बल है घर्षण, ठीक है। यह अगला पॉइंट है 5th नंबर। यह दो पिंडों के मध्य लगने वाला अन्योन बल है, अर्थात दो पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर किसी अन्य पिंड की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कोई इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, ये बस इतना याद रखिए कि अध्यारोपित वाला सिद्धांत है इसमें, F = F1 + F2 + F3 ... सो ऑन। जबकि नाभिकीय बल क्या है,
कई पिंडों के मध्य लगने वाला अन्योन बल है। चलिए आगे देखते हैं, यह दुर्बल प्रकृति का बल है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ से कई बार एग्जाम में आया है। इसमें क्रम पूछ लेते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो नाभिकीय बल सबसे ज़्यादा है, फिर वैद्युत चुंबकीय बल है, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण। बताया नहीं, दुर्बल प्रकृति का होता है गुरुत्वाकर्षण फोर्स। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण व स्थिर वैद्युत बल का अनुपात 10⁻⁻43 कोटि का होता है। ये आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार ये AA के एग्जाम में आ चुका है, जब ये 2018 में हमने दिया था, अगस्त में ये क्वेश्चन उसमें आया था। तो इसका क्या है कि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण Fg और Fe, इनका जो अनुपात है 10⁻⁻43 है। ये आप याद रख लीजिएगा। और प्रोटॉन का आप निकाल के बताइए हमको, प्रोटॉन का कितना होता है। प्रोटॉन का कमेंट में बताइए, प्रोटॉन का कितना होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह एक संरक्षी बल है। ये हमने बताया था अभी, सभी केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं, अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, अथवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है। संरक्षी बल द्वारा, जो भी संरक्षी बल हैं, सभी के द्वारा जो एक पूर्ण चक्कर है लगाने में किया गया कार्य शून्य आता है। चाहे आप केंद्रीय बल ले लीजिएगा, ठीक है, जो एक समान वृत्त के चारों ओर भी अंदर की ओर कार्य करता है, चाहे कौन सा आप ले लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, यह क्रिया प्रतिक्रिया के युग में होता है। अभी हमने आपको बताया था F12 = -F21 वेक्टर, अर्थात एक पिंड दूसरे पिंड पर जितना बल आरोपित करता है, दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल आरोपित करता है। यह न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का समर्थन करता है, ये हमने आपको बताया था। अगला है नोट, ये आप पढ़ लीजिए सही से, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे डील लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है वही आपको हम पढ़ाएंगे। चलिए गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जान लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण हेडिंग डाल लेना आप लोग नोट्स में। पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल अथवा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव गुरुत्व कहलाता है। ये गुरुत्व की डेफिनेशन है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव गुरुत्व कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ये गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा है, इसे G से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जान लीजिए। ठीक है, तो मेन यहाँ पे ये आया, G = होता है Gm/r², और इससे एक फॉर्मूला आता है पृथ्वी के घनत्व और त्रिज्या के रूप में, जिसे G = 4/3 πρgr। इसे लिख लेना, आप याद कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये आप नोट कर लेना। व्यंजक G = Gm/r² = 4/3 πρgr से स्पष्ट है कि G का मान ग्रह के द्रव्यमान, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, वह ग्रह के द्रव्यमान, त्रिज्या व घनत्व पर निर्भर करता है। ग्रह के द्रव्यमान, ये इसमें देखो m है, ये ठीक है, ये ρ है, ये त्रिज्या है, इस पर निर्भर करता है, तथा यह ग्रह की सतह पर रखी वस्तु के द्रव्यमान, त्रिज्या व घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। जो पृथ्वी है उस पर तो वो निर्भर, पृथ्वी के जो ग्रह होता है उसके द्रव्यमान, त्रिज्या, घनत्व पर निर्भर करता है, बट ग्रह की सतह पर जो वस्तु रखी होती है उसके द्रव्यमान, त्रिज्या और घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात कोई भी ग्रह पर हल्की या भारी वस्तु में समान त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा सदैव ग्रह के केंद्र की ओर होती है। ठीक है, ग्रह के केंद्र की ओर। अपकेंद्र त्वरण की, जैसे अपकेंद्र त्वरण होता है
उसमें भी जो अपकेंद्री त्वरण की दिशा होती है वो भी केंद्र की ओर, अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र जो त्वरण का होता है, त्वरण की फॉर्मूला क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इससे आप निकाल लीजिए, L t-2 आ जाएगा इसका फॉर्मूला। आपको मान तो मालूम ही होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न कारकों के लिए परिवर्तित होता है: पृथ्वी का आकार, पिंड की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, पिंड की पृथ्वी की सतह से गहराई, पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन। इन कारणों के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज होता है। तो पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन देखते हैं, कैसे परिवर्तन होता है ये आप देखिए, यहाँ से देखिए, जो भूमध्य रेखी पर आर होता है, आर भूमध्य रेखी जो व्यास है पृथ्वी का, वो आपका 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, और जो ध्रुवीय वाला है वो है 12,714। तो ध्रुवों पर पृथ्वी अपनी चपटी है, एंड जो भूमध्य पर है, भूमध्य रेखा पर है, विषुवत रेखा पर जो है, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, वहाँ पर उभरी हुई है पृथ्वी अपना। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि ध्रुवों पर जी का मान ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है, और जो त्रिज्या होती है वो भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होती है और ध्रुवों पर कम होती है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीपी की जो वैल्यू होती है, ध्रुवों पर जी की वैल्यू, वो विषुवत रेखा पर जी के वैल्यू के 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, ज़्यादा होता है ये, अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान और वस्तु का भार बढ़ता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये अब ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ध्रुवों की ओर तो जी का मान बढ़ता है, जी के मान बढ़ने से mg होता है भार, तो भार भी बढ़ेगा। ठीक है, अब ऊंचाई के साथ देखते हैं, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। अगर पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई जाने पर तो जी डैश जो उसका मान हो जाता है वो ये रखा है, जी डैश इक्वल टू जी इंटू r/r+h⁻²। या फिर इसे मत याद करना, या फिर सीधे इसे डायरेक्ट याद कर लेना, जी इज इक्वल टू 1 - जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r। इसे आप याद कर लेना। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अगर h का मान ये कम है पृथ्वी की तुलना में, त्रिज्या की तुलना में, तब ये फॉर्मूला है, अन्यथा अपना वही आप लगाइए, ये वाला जी डैश इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी r/r+h², ये लगाना आप फॉर्मूला। नहीं तो अगर h की वैल्यू कम है r की तुलना में तो आप नीचे वाला लगा देना, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं जी के मान में कमी आती जाती है, क्योंकि जी डैश इज इक्वल टू व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के, रिवर्सिबल होता है। यदि r इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो तो जी डैश इक्वल टू 0 हो जाता है, अर्थात पृथ्वी से अनंत दूरी पर जी का मान 0 होता है। ये आप याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। चलिए अगली हेडिंग देते हैं, गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। जो गहराई के साथ होता है, गहराई के साथ आपका ये वाला रहा, जी डैश इक्वल टू जी 1 - d/r। डी गहराई नीचे जाने पर पृथ्वी के अंदर तो गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन होता है वो जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 - d/r के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी के मान में कमी आती है, ऊपर भी जाने पर कमी आती है, नीचे भी आने पर कमी आती है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर d = r,
पृथ्वी के केंद्र पर जी डैश इक्वल टू 0 होता है। या फिर अनंत पर जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर अनंत अनंत की दूरी पर जाने पर वहाँ पे भी जी डैश इक्वल टू 0 होता है। और डी बराबर आर मतलब केंद्र पर जाने पर, पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर वहाँ पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। ये आप याद रखना सही से। और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में कमी की दर सतह से नीचे जाने पर जी के मान में कमी की दर के दोगुने के तुल्य होती है। ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, ये आप लिख लेना अपने नोट्स में। ये कभी कभार एग्जाम में आ जाता है ये, तो आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसे लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में परिवर्तन। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण आपको फॉर्मूला याद होगा शायद। ये सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वही आपके लिए इम्पोर्टेंट, पूरा आपके लिए नहीं है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, या आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। आर ई मतलब कोई त्रिज्या होती है पृथ्वी की, आर ई बोल देते हैं, आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्रुवों के लिए लैम्डा इक्वल टू 90 होता है और भूमध्य रेखा के लिए लैम्डा 0 अंश होता है। तो आप ये कंफ्यूज मत होना, ध्रुवों के लिए 90 होता है, ध्रुव होते हैं यहाँ पर और वो विषुवत रेखा ये है, ठीक है। ध्रुवों पर 90 होता है। तो ध्रुवों पर ऐसे पता लगाया जा सकता है, जब ध्रुवों पर 90 होता है तो सीधा जी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जी डैश इक्वल टू जी सीधा हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही विषुवत रेखा पर निकाल सकते हैं, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये होता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर जी की वैल्यू कम होती है, ध्रुव रेखा पर, ध्रुवों पर जी की वैल्यू अधिक होती है, ठीक है। ध्रुवों पर जी के मान में पृथ्वी के घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं होता है। ध्रुवों पर जी के मान में कोई प्रभाव नहीं होता है, पृथ्वी चाहे जितनी तेज से घूर्णन करे, लेकिन विषुवत रेखा पर ये चेंज हो जाता है। भूमध्य रेखा पर ये चेंज होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर से। ये सब ऐसे ही है। ये पृथ्वी का घूर्णन आवर्तकाल टी इज इक्वल 2 पाई अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। इसे आप लिख लेना, नोट कर लेना, इससे एक आध न्यूमेरिकल आ जाता है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगर पृथ्वी का घूर्णन 17 गुना तेज कर दिया जाए, घूर्णन 17 गुना तेज कर दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर सभी वस्तुएं भारीहीनता की स्थिति में आ जाएंगी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है, ये सब ऐसे ही है। यह पिंड के पदार्थ का वह द्रव्यमान है जो उसके जड़त्व की माप करता है, वह जड़त्वीय हो गया, ठीक है। वस्तु की वह क्षमता जो बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का विरोध करे, जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाती है। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप थोड़ा ये पॉइंट देख लीजिए, जड़त्वीय द्रव्यमान पर गुरुत्व का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है ये। और यह पिंड में समाहित पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। यह वस्तु के आकार, आकृति व अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। यह पिंड के तापमान पर निर्भर नहीं करता। यदि दो पिंड भौतिक रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं तो जड़त्वीय द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यदि पिंड विवेक से गतिमान हो तो उसका जड़त्वीय द्रव्यमान, ये इंपॉर्टेंट है। जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पर सी प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल है और वी माध्यम में प्रकाश की चाल है। m बराबर m0 बराबर पिंड का ब्राह्म द्रव्यमान है, ये जड़त्वीय द्रव्यमान हो गया। इससे जड़त्वीय द्रव्यमान निकल आता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या है, यह पिंड के पदार्थ का वह द्रव्यमान है जो पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल की माप करता है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये इसके जड़त्वीय और गुरुत्वीय द्रव्यमानों की तुलना देख लीजिए, दोनों की इकाइयाँ समान होती हैं।
दोनों की इकाइयाँ समान होती हैं, दोनों अदिश हैं, दोनों वस्तु की आकृति, अवस्था, आकार पर निर्भर नहीं करते। जड़त्वीय द्रव्यमान की गणना न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से की जाती है, जबकि गुरुत्वीय द्रव्यमान की गणना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से की जाती है। स्प्रिंग तुला गुरुत्वीय द्रव्यमान का तथा भौतिक तुला जड़त्वीय द्रव्यमान का मापन करती है। ठीक है। वस्तु के द्रव्यमान तथा भार के बीच तुलना, ये आप देख लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? यह पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है। ठीक है। यह पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित आकर्षण बल है। इसका मान, ये द्रव्यमान का उदाहरण है, ये भार है। इसका मान g के साथ परिवर्तित नहीं होता है। पृथ्वी पर चाहे जहाँ कहीं भी चले जाएं, चाहे जहाँ भी कहीं चले जाएं, चंद्रमा पर चले जाएं, किसी भी ग्रह पर चले जाएं, तो इसका मान, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, बट भार g के साथ परिवर्तित होता है। किसी पदार्थ कण के लिए इसका मान शून्य नहीं हो सकता। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता, बट भार शून्य होता है। अनंत व पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होता है, क्योंकि अनंत पर क्या होता है, अनंत पर जी डैश, जो जी की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, और पृथ्वी के केंद्र पर भी 0 हो जाती है, तो वहाँ पर सीधी सी बात है, भारीनता की स्थिति आ जाएगी। मात्रक इसका किलोग्राम तथा विमीय सूत्र m होता है, और इसका न्यूटन या mLt-2, किलोग्राम भार विमीय सूत्र mLt-2 होता है। इसकी गणना भौतिक तुला से की जाती है और इसकी कमानीदार तुला से की जाती है। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है। चलिए आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत हो गया। चलिए कल फिर हम आपको अगला इसका पार्ट आएगा, जो अगला उसके बारे में बताएंगे। गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, गुरुत्वीय विभव होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।